अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हो भाई सब लोग? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, दुआएं। बस थोड़ी तबीयत अभी सही नहीं है। रात में लगवा कर आई हूँ ड्रिप, थोड़ी डिहाइड्रेशन हो रही है गर्मी की वजह से। बस ये कि अभी दवाई खा के बैठी हूँ, अगर क्लास ले लेते हैं। दुआएं आप लोगों के बेटा, अल्लाह ताला बस सेहतयाबी दे सबको। सलार ज़रा एक मैसेज चलाओ ग्रुप में, सब ज्वाइन करें। आवाज़ आ रही है सलार? क्या हुआ सैफ, अभी तक सिंधी की क्लास ले रहे हो तुम? मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी सुन रही हूँ बेटा। मैम आप शुरू कर दें रिकॉर्डिंग पे लगा के। अभी 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। सही। जहाँ ना आवाज़ आए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे हाथ से ना लैपटॉप, तो मुझे बता दीजिएगा क्यों। अच्छा जी, कितनों ने ज्वाइन कर लिया है? अभी तो 6 ही हैं। 5 है। हाँ, एक मैं। बस 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? मैम आपने रिजल्ट हमारा बना लिया मिड का? ये रिजल्ट क्या होता है? यस मैम सबने दे दिया, आप भी दे दें। अच्छा, कैसा आया रिजल्ट? अच्छा है? बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ, खुशी बता रही है नेहा की, इसका मतलब नेहा का अच्छा रिजल्ट आया है। यस मैम। चलो अल्लाह ताला कामयाब करे तुम सबको। आमीन। चलो मैं नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करती हूँ तुम लोगों को अपडेट कर दूँ मिड टर्म का। फिर फाइनली पेपर है मेरे ख्याल से अब तो नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी। मैम ये लास्ट नहीं आज की? नहीं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक में सैटरडे तक होगी क्लास। अच्छा मैम सबसे ज्यादा रेगुलर सेशंस आपके हुए हैं। अच्छा, चलें फिर इस बार इसमें तो मुझे फिर क्या मिलना चाहिए?
आप यूनिवर्सिटी हैं, फिजिकल क्लास के लिए हम आपको ट्रीट देंगे। अरे नहीं, बस बेटा मेरे लिए दुआ करो और आप लोग कामयाब रहो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह वैसे भी नेहा फिजिकल भी अभी वैसे भी क्लासेस स्टार्ट नहीं नेहा हुई ना। मैम वैसे भी नेहा ने ट्रीट देनी थी हम सबको, उसका रिजल्ट अच्छा आया था ना, तो वो आपको भी देगी। हाँ नया मैम अगर इसका भी सेम ही आया है। इकोनॉमिक एनालिसिस के सेम है नंबर हमारे। किसके, सालार के और मेरे दोनों के सेम है। हर सब्जेक्ट में? नो मैम, कल जो आया है इकोनॉमिक एनालिसिस में। अच्छा, चलें भैया अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पर्सनालिटी। अब जैसे पर्सनालिटी के ऊपर अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, पर्सनालिटी कैन बी डिफाइन एज द डिस्टिंक्टिव एंड करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थॉट, इमोशंस and behavior that make up an individual's personal style of interacting with the physical and social environment. It will be described different and characteristics. यानी कि distinctive means different and characteristics patterns of thoughts. Many people have different thoughts, different emotions and behaviors that make up an individual personal styles ऑफ इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा किस तरह से हम कौन से थॉट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो पैटर्न्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर इमोशंस और बिहेवियर जो है वो बनाता है इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके स्टाइल को, जो ताकि वो इंटरेक्ट कर सके अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर अगर मिसाल दें तो किस हवाले से कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ एज अ टीचर, यहाँ पर मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मेरे साथ और भी हैं, मिस असीला हैं, जवेरिया हैं, मिस जवेरिया हैं, या सर शहान हैं, सर अली रज़ा हैं, सर हासिल मुराद हैं। तो हमारे पास हम है एक ही टॉपिक, एक ही हमारे सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन ना भी लें लेकिन हमारे जो है वो फील्ड कह सकते हैं कि जी एक ही है, लेकिन अब हमारे पास हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स से, डिफरेंट थॉट से, डिफरेंट इमोशंस एंड बिहेवियर से हम अपने पर्सनल स्टाइल्स को डेवलप करते हैं और उसके बेस पर हम पहचाने जाते हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मैं आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो फिजिकली हो या सोशली हो, कि मैं किस तरह से सोशली आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ या बस आई पढ़ाया ख़त्म हो गई बात, और जो है फिजिकली भी आप लोगों के साथ कोई एक्टिविटी हो रही है या वहाँ हम अवेलेबल हैं, या यहाँ पर जैसे भी अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन का हमारे पास सिस्टम है, तो उसमें भी जो है कौन है किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई, या आर कौन है? मैम रुकैया है। अच्छा रुकैया है, वो कह रही मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, तो हो सकता है उसको बोलो कि शायद उसकी तरफ नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये एक इंटर हुआ है नवीद। अच्छा जी, हर स्लॉट के एंड में जो है ना, जब मैं आपसे बोलूँ कि भाई जूम एंड होने वाला है, तो ज़रा एक जो है ना वो स्नैप ले लीजिएगा अटेंडेंस की, ठीक है ना। अच्छा बेटा रुकैया को जिनके मैं एक मैसेज कर दो। अच्छा जी, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, थॉट्स ऑफ इमोशंस होते हैं जो हमें बनाते हैं एक इंडिविजुअल पर्सनल स्टाइल्स को। अब हमारी फील्ड एक है, लेकिन बट हम डिफरेंट स्टाइल से अपने जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आप अब हमें रिकग्नाइज कर सकते हैं। मुझे, शहान सर को, सर हासिल को, मिस असीला को, हम सबको आप अलग जो है वो करेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन कर सकते हैं। तो एनीवन हु कैन एक्सप्लेन इंडिविजुअल पर्सनल स्टाइल्स which relevant among the teachers, कोई बता सकता है? मैम हर किसी की मतलब अलग अलग है, आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टाइल्स ऑफ, हाँ बिल्कुल इसी की बात कर रही हूँ। और सर शान का तो कोई है जिससे बंदा ज्यादा सीखता है। अच्छा
और मैम असीला है, उनका भी डिफरेंट स्टाइल है, और सर हासिल का भी। मतलब हम समझ जाते हैं कि ये जो टीचर है ना, इसका स्टाइल, कोई भी बंदा आके जिस सेक्शन में पढ़ा रहा होता है ना 2-3 क्लासों में, तो हम समझ जाते हैं कि इसका स्टाइल ये, और सडनली वो अपना स्टाइल चेंज करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि आज ये थोड़े चेंज है। अच्छा। तो मतलब हम अपने माइंड में मेकअप कर लेते हैं कि भाई ये बंदा इस स्टाइल का है, ये इस थॉट से पढ़ा रहा होता है, तो कंटिन्यूसली वो उसी थॉट से पढ़ाएगा। तो समटाइम अगर उसने इस स्टाइल को चेंज किया तो हमें पता चल जाएगा उसने चेंज किया। यानी कि आप जो है वो बिहेवियर्स के बेस पर भी आप जज कर रहे होते हैं टीचर्स को, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, स्टाइल जो है वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बन रहा है, बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स। तो हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, हम कौन से इमोशन से लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम एक फ्रेंडली अपना इमोशन हमने रखा हुआ है, या हम जो है वो एक एंगरनेस के साथ आपसे बात करते हैं, या हम एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर के थ्रू जो है वो एनालाइज हो रही होती हैं, और वो हमारा स्टाइल डेवलप हो जाता है। उससे आप हमारी रिकग्निशन करते हो कि भाई सर हासिल जो है वो या सर अली रजा जो है वो तो जो है वो सिर्फ लॉजिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सर शान एक्सप्लेनिंग कर रहे होते हैं, जो है सर हासिल जो है वो दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये आपने हमें हमारे बिहेवियर से, हमारे इमोशन से हमें करेक्टराइज कर दिया, ताकि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है जैसे अब हमारे भी डिफरेंट टीचर्स होते थे, कुछ टीचर्स आते थे तो हमसे बात करते थे, तो बस ये कि जी टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, पैटर्न्स, बस हम उसी के ऊपर रहते थे। तो हमें पता था कि उस क्लास के अंदर हमने उसी में रहना है, उससे हटके नहीं रहना, ठीक है ना। एक हमारे जो है वो मार्केटिंग के टीचर थे, तो जब वो आते थे तो हमसे ब्रांड और प्रोडक्शंस, प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करते रहते। तो हम ये सोच कर आते थे कि हाँ अब इस क्लास में जो है वो सारी चीज़ें जहन में रखनी होंगी कि क्या चीज़ चल रही है, क्या ब्रांडिंग है, क्या है। तो वो हमें पता चल जाता है कि जैसा कि सलार ने कहा कि बिल्कुल उनके बिहेवियर से कि भाई वो बहुत हसल बसल वाले इंसान है, उनको जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उनको फ्रेंकनेस नहीं चाहिए, उनको अनयूजुअल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई हैंका पैंकी नहीं चाहिए, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो आपको एक दूसरे से अलग कर देती है, जबकि फील्ड हमारी एक है, लेकिन हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ इमोशंस हमें एक दूसरे से करेक्टराइज कर रहा है, ठीक है ना। हम अलग अलग अपने अपनी पहचान से, अपने अपने स्टाइल से, और अपने ये पैटर्न ऑफ थॉट्स और इमोशन से जो है वो कैटेगराइज हो रहे हैं। अब हम हमारा जो सबसे बड़ा जो हमें फेस करना पड़ता है वो हमें आप लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, आप सारे लोग हैं और हमें एक को ही समझना है आपको ना, हम एक टीचर हैं आपके सामने, लेकिन हम जो एक टीचर जो होता है उसे सारों को समझना होता है। 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है, 60 बैठा हुआ है, हमें उन सबको लेकर चलना है, हमें उनका बिहेवियर, उनका इमोशंस भी देखना है कि कौन किस बिहेवियर से बात करता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव कर रहे होते हैं, हाँ जी ठीक है टीचर, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, अगर आप ये बता दें। एक कहता है जी, शुरू से ही कहता था जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो वो अब उसको कैसे जो है कंट्रोल में लेकर आए, ठीक है ना। और एक ये कहते हैं कि जी हाँ थोड़ा अग्रेसिवनेस भी। तो ये सारी हमारे पास, जैसे आप लोगों के पास हमारे पास टीचर्स की चॉइस होती है थिंकिंग के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, ऐसे हमारे सामने भी ये सारे बैरियर्स होते हैं कि हमें हर एक को एक ही पैरामीटर पे लेकर आना है, ताकि जो है वो बाइसनेस कम से कम क्रिएट हो सके, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम आ सके, और इंटरेक्शंस बढ़ सके। और जो जाहिर बात है ये सेमेस्टर वाइज क्लासेस होती हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंटरेक्शंस में ज़्यादा टाइम लगाएं। हमारे यहाँ ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई कोर्स पे कवर करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स के हवाले से जो है वो चीज़ें अपडेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताने के लिए जो है वो अपडेट करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि इंडिविजुअल पर्सन स्टाइल्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कि हम सोशली कैसे इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ, बस लिया दिया वाला मामला है, या वाकई उनके साथ जो हम वो पार्टिसिपेट करते हैं, सेमिनार्स करवा रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या किसी भी तरह के हम जो है वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है सोशली आप लोगों के साथ कैसी गैदरिंग है, तो ये भी बड़ा जो है वो मैटर कर रहा होता है। तो ये तो खैर हम दो लोग ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जैसे अब आगे हम बात करते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो हमने जो है वो बात कर लीजिए टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को। अब यहाँ पर जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द इंडिविजुअल विद दोज psychophysical system that determine his or her unique adjustment to his or her environment. That is the mean. वही वाली बात आ गई जो आपकी यहाँ पर है बात, ये जो दोनों बातें हैं ना जी, ये दोनों इन्वायरमेंट डेवलप करने हैं यहाँ पर भी, लेकिन कैसे, आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं और अपनी यूनिक एडजस्टमेंट के साथ। वही वाली बात आ गई, मैंने आपसे क्या कहा कि हम सारे लेक्चरर हैं, लेकिन हमारे अंदर हम सब में क्या यूनिकनेस है कि हम कैसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, वहाँ पर आप ही के जिस तरह के लेवल के कैटेगरीज के लोग बैठे हुए होते हैं, इंडिविजुअल जो है वो होते हैं, वहाँ पर टीम वर्क के ऊपर भी काम करते हैं, सबके पास एक ही जैसा एक्सपीरियंस होता है, एक ही जैसी डिग्री होती है। जैसे सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, HR की टीम है, फाइनेंस की टीम है। अब उसमें आपने अपना जो है वो साइकोफिजिकल सिस्टम को कैसे डिटरमाइन करना है कि आप अपनी यूनिक एडजस्टमेंट के साथ जो है वो इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। आप में और दूसरों में क्या फ़र्क है, क्या यूनिकनेस है, आपका स्टाइल क्या है, क्या आप किस तरह के स्टाइल्स पे जो है वो किस तरह के इंटरेक्शंस की एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपने और तमाम टीचर्स के कंपैरिजन की बात की, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा जी, अब डिपेंड भी करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, भी डिपेंड करता है आपकी जो है वो स्किल्स के ऊपर। जी जी बोलें। हेलो, किसने बात करनी है? तो ये डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट्स पे, आपकी जो है वो वे ऑफ, जैसे अगर मैं यही बात, अगर जैसे अभी जैसे पता हमारा ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर इस हवाले से डिफरेंट बिहेवियर्स को लेकर हमें बात करनी पड़ती है, जो है वो हमें एग्जांपल्स कोट करनी पड़ती हैं, अपने आप को भी डिस्प्ले करना पड़ता है, अपनी थिंकिंग को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बात ही पूरी थॉट्स और इमोशंस के ऊपर हो रही है। तो हम सब आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। अब अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में बस आया पढ़ाया, जाहिर बात है उनकी लॉजिक्स बताई, उसके सवाल की थीम बता दी, तो उस पर हमें ये होता है कि थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है ये, तो उसको कैसे हमने इंटरेक्टिव बनाना है। इकोनॉमिक्स है जिस पर भी तुम दोनों खुश हो रहे हो कि इकोनॉमिक्स एनालिसिस, तो ये हाइप क्रिएट हुई होती है, इकोनॉमिक जो है वो नहीं समझ में आती है, थोड़ी सी वो जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनकी वजह से जो है थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लग रहा होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो जब हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी जो है वो इकोनॉमिक्स के का एक फोबिया हुआ करता था, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ाने वाले अगर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं, और फिर खुद भी आप अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करते हैं कि हाँ जी अगर ये डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है तो उसको जो है वो कैसे करना है, करना तो है, पास भी करना है, उसको समझना भी है और क्लियर भी करना है। तो ये भी आपकी जो है वो उसमें जो है यूनिक एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं कि आपने, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप हर तरह के सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने आप को जो है वो इस सिस्टम के तौर पे कैसे लेकर आएंगे। अच्छा जी, फ्रूट्स की हमने थ्योरी जब शुरू में स्टार्ट में जब हमने स्टेजेस के हवाले से पढ़ा था कि कैसे इन्फेंट होता है, फिर कैसे यंगर पे आते हैं, फिर कैसे ओल्डर पे डेवलप होती है आपकी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइकी एंड थ्योरी। तो ये फ्रॉड जो है फ्रूट्स ने भी जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। दिस थ्योरी डिटरमाइन दैट अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। Unconscious forces, how to act, how to determine it of personality, which is we have discussed very elaborately in first sessions. uh, this is called, हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे, डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे, इन्फेंट से लेकर ओल्डर्स तक, एंड देन हमने ईगो, सुपर ईगो और जो है वो आईडी के हवाले से भी जो है डिस्कस किया था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद है आप लोगों को, तो हमारा जो पहला डेवलपमेंट यानी कि बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, तो हम उसके ऊपर भी जो है वो डिटरमाइन कर रहे थे। ठीक है ना। तो अनकॉन्शियस फोर्सेस क्या होती हैं? अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ विच पर्सन इज नॉट अवेयर एंड विच इज़ अ पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, डिमांड्स एंड विशेस। इन केस अचानक मैं बात कर लेती हूँ, अभी मैंने फ़ौरन कह दिया कि जी सलार, ये जो मैंने लास्ट की स्लाइड थी, ज़रा मुझे ये तो सुनाओ, ये तो समझाओ, तो एकदम सलार जो है वो अनकॉन्शियसली जो है वो मुझे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके बिल्कुल कॉन्शियस में नहीं था कि ये सवाल या ये चीज़ मैं सलार से पूछूंगी, ऐसे ही। तो अब जो है वो आपके कॉन्शियस में ये था कि हाँ जी आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आपके कॉन्शियस में आ रहा है, लेकिन इस सवाल की एक्सपेक्टेशंस जो है वो सलार को नहीं थी, तो इसलिए जो है वो अनकॉन्शियस में हो गया। तो अनकॉन्शियस जो है वो डिमांडफुल होता है कि जब तक उसके ऊपर डिटर्मिनेंट्स नहीं आएगा, कोई अवेयरनेस, क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं होती है, आपने डिमांड्स क्रिएट करनी पड़ती है, अपनी विश लिस्ट बनानी पड़ती है, देन आप अनकॉन्शियस से बाहर निकलते हैं। तो वो जो मैंने डिमांड की कि भाई मुझे ये वाली चीज़ समझाओ, तो फिर अब आप मुझे अब आप आपके जो है सबकॉन्शियस से बात निकल के, सबकॉन्शियस से बात निकल के जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ ये, क्योंकि ये टॉपिक जो पढ़ाने का मकसद ये था कि पर्सनैलिटी को हमने डिटरमाइन करना है, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है, और उसके सिस्टम को और अपनी पर्सनैलिटी को एक साथ कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। अब हालांकि अब नेहा और जो है सलार जो है वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की जो है मेंटालिटी, दोनों की थॉट्स और दोनों की परसेप्शंस और इमोशंस में जो है वो डिफरेंशिएशन है। हालांकि मार्किंग भी ऑलमोस्ट सेम आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
इसमें जो बताने का मकसद ये था कि आपका जो साइको फिजिकल सिस्टम होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे मैं अब इसमें एक अपनी टीचर का हवाला भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था कि भाई मेरी जो है वो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, तो बड़ी मतलब हंसती मुस्कुराती रहती थी। जब उनसे हमने डिस्कस किया मैंने कि आप इतनी हंसती हैं मुस्कुराती हैं, हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, हम अपना नहीं ख्याल रख पाते, तो उन्होंने ये बात कही कि पहले अपना भी ख्याल रखो, फिर दूसरों का भी ख्याल आप खुद ब खुद रखने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि अपने चेहरे पे आपने स्माइल अपने जो है चीज़ें करनी है। जैसे अभी इस वक्त मेरी भी तबीयत जो है वो सही नहीं है, मेडिसिन पे हूँ, या रात जो है वो मैं ड्रिप भी लगवा कर आई थी, लेकिन अभी जो है थोड़ा इतना आराम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बैठी इसलिए हूँ कि जाहिर पता क्लासेस लेनी है, अभी फिर कोई ना कोई भी एडजस्टमेंट बनाने बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हो। तो उसके लिए जो है ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि हमने सामने भी क्या कैसे अपनी पर्सनैलिटी को प्रिटेंड करना है। हम हर वक्त अगर ये बात करते रहें कि जी हम बीमार हैं या ये करते रहें, हम काम नहीं कर सकते, तो हम खुद भी अपने ऊपर साइको जो है फिजिकल सिस्टम को अपडेट नहीं कर सकते और हम दूसरों को भी नहीं कर सकते। हो सकता है इस बात से तुम लोगों को भी मोटिवेशन हो कि भाई जब हमारी टीचर इतनी बीमारी में पढ़ा रही हैं, कर रही हैं, तो हम भी जो है वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से जो है वो एक एडमायरेशन भी आती है, एडमायर भी होता है एक दूसरे के साथ, जो है वो कॉपरेट कर रहा होता है, चीज़ों को सीख रहा होता है, तो ये विल पावर भी बूस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर हालात में ऐसे ही बैठ के ठप होकर बैठ जाएं। अगर हम अपने जहन में ये चीज़ बना लें कि हमने ये करना ही नहीं है, तो वो हम बहुत सारी चीज़ें हम कर भी नहीं पाते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि भाई पढ़ना ही नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जो पुराने टीचर्स के आदी होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम नए टीचर को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी साइकी ये बन जाती है कि वो किसी नए चीज़ को जो है वो रेजिस्ट करते हैं, वो चीज़ों को जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब आप आपके ऊपर ये चीज़ है कि आप उस स्टूडेंट को कैसे गेज करेंगे जो पहले से किसी टीचर से पढ़कर आ रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट अगर वो पहले से पढ़ा हुआ है या किसी और टीचर से पढ़ लिया है, तो अब आपके यहाँ पर क्या यूनिक एडजस्टमेंट होगी, तो उस यूनिक एडजस्टमेंट को हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो वो यूनिक एडजस्टमेंट मेरी वे ऑफ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग हो सकती है, वे ऑफ जो है इमोशंस हो सकते हैं, वे ऑफ, क्योंकि बिहेवियर तो इन सारी चीज़ों का नाम है जो शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके जो यानी कि साइको जो है वो आपका बिहेवियर को बताता है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस देखें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाहर निकलती हूँ और जो है वो ऐसी मेले कुचेले हालत में निकलूँ, गंदी मंदी निकलूँ, जैसे नहीं, अगर मैं कोई अपने आप को अपडेट करके निकलती, तो शायद मुझसे जो है ना लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हर कोई हमारे बारे में इस तरह से जानता है, मैं बीमार सी रहूँ तो लोग मुझसे इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मैं सैड रहूँ लोग मुझसे इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे अपने आप को एक्टिव, जो फिजिकल जो होता है ना कि जी आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है, मेंटेन करना है, अपना फेशियल एक्सप्रेशन सही रखना है, अपना जो है वो आउटफिट आपने कैसा पहना हुआ है, तो बड़ा। और यही होता था कि जैसे हम कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अब आप लोग कभी टीचर्स की तारीफ भी करो तो कोई अच्छा वेल ड्रेस होकर आ जाते हैं, तो ये होता है कि जी आज टीचर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके ये दोनों चीज़ें आपको यूनिक कर देती है, तो आपकी पर्सनालिटी में आपका आउटफिट भी बहुत जो है वो डिटरमाइन करता है और आपको अलग कर देता है दूसरे से, ठीक है ना। और साइको के हवाले से आपका बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर आपको जो है वो दूसरों से अलग कर देता है। तो सारी बात ये कि पढ़ाना तो पढ़ा सब रहे हैं, हर कोई कैसे कैसे पढ़ा रहा है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे आपकी जो है वो सोच को डेवलप करता है, वो सारी चीज़ें कि सीख क्या रहा हो, सीखना क्या है। हम बहुत सारी बातें नहीं सीख रहे, हमने 100 बातों में से 50% सीख लिया, 20% सीख लिया, 30% सीख लिया, इट मीन्स का लर्निंग हुई है। अच्छा जी, अनकॉन्शियस को, जैसे मैंने अभी जो सलार को कहा था कि अनकॉन्शियस जो होता है वो पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अनअवेयर होती है, उसे नहीं पता होता कि अभी एकदम क्या बात होने वाली है। तो जैसे अगर उसका पोटेंशियल डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर दिया जाता है, तो वो डिमांड और विशेष की तरफ आ जाता है, यानी कि फिर वो कॉन्शियस की तरफ आ जाता है कि नहीं मुझे अब ये करना है, मैं हर वक्त एक जैसे माहौल में नहीं रह सकती, ये इंसान का तकाजा है, ये ह्यूमन नेचर है कि वो एक जैसे माहौल में नहीं रह सकता। दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अनकॉन्शियस जो है वो आपके पास जो है वो रिएक्ट होता है, और अनकॉन्शियस रिएक्शन में जो है
आप जो है वो कॉन्शियस नहीं रहते, लेकिन जब मैं आपको फोर्स करूंगी, जैसे मैंने सलार से कहा कि सलार मैंने मुझे ज़रा पिछली स्लाइड सुना दें, तो एकदम जो है सलार जो है ना अनकॉन्शियसली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, उसका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। ऐसे ही होता है। तो जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है तो आप जो है वो तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इंडिविजुअल या विद दोस्त साइको सिस्टम की बात करते हैं तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। अनकॉन्शियस भी मैंने समझा दिया है कि अनकॉन्शियसली अगर मैं जब सलार से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो सलार को जब मैंने फोकस किया तो अब सलार जो है अवेयरनेस की तरफ आएगा, अब डिमांड और विशेष की तरफ आएगा, अब वो अपने अनकॉन्शियस से निकल के कॉन्शियस की तरफ आएगा कि अचानक मिसने मुझसे क्या पूछा था, ज़रा मैं उनका जवाब दूँ। अगर जवाब देने की उसकी पोजिशन होगी, अगर नहीं है तो जवाब नहीं देगा, अगर है तो वो जवाब दे देगा। ठीक है ना। तो ये इसके जहन में ही बात आएगी। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी में पहला काम क्या है जी? टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी? टेम्परामेंट क्या होता है? कोई बता सकता है टेम्परामेंट क्या होता है? Temperament refers to body biases in the modulation of conditioned behavioral responses to perspective physical stimulation. यानी कि आपका मिजाज फिजिकली पर्सपेक्टिव से भी रिस्पॉन्स करता है वो। ठीक है। ठीक है ना। कि टेम्परामेंट क्या है? आपका एक नेचर है, परमानेंटली अफेक्ट करती है आपके बिहेवियर पर। ठीक है। फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी में अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट वो कहते हैं कि जी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। जितना उस इंस्ट्रूमेंट को हाई लेवल पे लेके जाओगे उसमें जो है वो उसका इमोशंस जो है वो उसी तरह होगा। तो अब ये मिजाज है आपका, मिजाज आपका गुस्से वाला भी है, जज्बातीपन भी है, जो है मजाक करने वाला भी है, मजाहिया मिजाज भी होता है ना किसी का। एक टोंटिंग जो है मिजाज भी होता है कि तंजी मारते रहते हैं आप। हम लोग किसी के भी मिजाज ऐसा हो सकता है, कोई हर वक्त नाराज ही रहता है, कोई हर छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है, कोई ईगो पर्सनालिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये टेम्परामेंट में कहलाती हैं। ठीक है। तो ये बॉडी की बाइसेस को जो है वो मॉड्यूल करती हैं कि कंडीशन ऑफ बिहेवियर रिस्पॉन्स करता है आपकी पर्सपेक्टिव और आपके फिजिकल स्टिमुलेंस से। यानी कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और आपका टेम्परामेंट उसके हिसाब से बन जाता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि भाई अगर हम गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे होते तो हमारा जो मिजाज है ना उसी तरह बन जाता है। हम लेजी से रहते हैं, बस काम कर लिया ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंजिंग्स आने के इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं तो वहाँ बार बार चेंजिंग्स आ रही होती है, वहाँ बार बार आपके पास प्रेशर आ रहा होता है कि आप किस तरह से जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये टेम्परामेंट आपके मिजाज का हिस्सा है। अब इसमें से देखो, अब सलार का मिजाज अलग है, नेहा का मिजाज अलग है। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद जो ये नेट ऑफ हो जाएगा, ज़रा चेक कर, ये जूम ऑफ हो जाएगा, नेट नहीं सॉरी। तो ये कि अभी एक सलार एक स्नैप ले लो क्लास की जिसकी अटेंडेंस हो गई है, ताकि जो है ना इस स्लॉट की एक स्नैप आ जाएगी हमारे पास ग्रुप में डालने पे। ठीक है ना। तो ये टेम्परामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो इसके हिसाब से आप जो है वो मेरे साथ अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपको पता है कि मिस से अगर हम कोई बात करते हैं या मिस से हम कोई सजेशन मांगेंगे तो मिस का जो है वो टेम्परामेंट इतना लूज नहीं होता, या वो एकदम गुस्से में नहीं आती, तो वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। या एकदम आप ये कहते हैं कि जी मिस को पता नहीं गुस्सा आ जाएगा या गुस्सा करने वाली है तो इनसे तो बात करना ही बेकार है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो रोकती। फिर अब आपने इस चीज़ के लिए भी पर्सनैलिटी को पहचान लिया, कितना आसान हुआ कि आपने इस बात से, इस मिजाज से आपने पर्सनैलिटी को पहचान लिया, और फिर आपको पता होता है कि किससे कौन सी बात करनी है, किस टीचर से कैसी बात करनी है, किस टीचर के साथ कैसा रवैया अख्तियार करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेम्परामेंट में जो है वो शामिल होती हैं। ऐसे ही मुझे भी पता है कि जी मैं अगर सलार से बात करूँगी तो सलार को मैंने अगर जस्ट एक मैसेज कर दिया कि सलार कहना थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है तुम देख लेना, या क्लास को मैसेज कर दो। अब मुझे ये पता है कि सलार जो मैसेज करेगा वो बिल्कुल बेहतर तरीके से करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सलार ने कहा कि हो मिस तो क्लास ही नहीं ले रही, ये नहीं हो रहा, तो ना ये तो मिस नहीं यूँ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट यानी कि आपके मिजाज में। ठीक है जी, तो ये एक टेम्परामेंट के हवाले से ये एक एग्जांपल्स मैंने समझा दी। तो अच्छा जी, अब आगे जो 4 मेजर टेम्परामेंट हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव न्यूरोबायोलॉजिकल, सोशियो साइको सोशल एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमने ये इस पे काम करना है। ठीक है जी, इस पे काम करना है, यानी कि ये हमारी न्यूरो बायोलॉजिकल सोशल सब पे डिपेंड करती है। इसमें क्या चीज़ है जी, हार्म अवॉइडेंस। ये हार्म अवॉइडेंस क्या चीज़ होती है, यानी कि एंशियस डिप्रेस्ड, यानी कि डिप्रेस्ड इज हाई लेवल एंड द लो लेवल चेयरफुल फेयरलेस, यानी कि आप एनजाइटी भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं जो हाई लेवल पर होता है। लेकिन अगर लो लेवल पर आ जाएंगे तो आप चेयरफुल हो जाएंगे और फेयरलेस हो जाएंगे। यानी कि पर्सनालिटी में आप ये जो 4 मेजर जो फंक्शंस टेम्परामेंट के हैं, टेम्परामेंट का मतलब क्या है, आप हार्म अवॉइडेंस करें, यानी कि अगर जितना ज़्यादा आप डिप्रेशन से या एनजाइटी से अवॉइड करेंगे तो आप लो लेवल चेयरफुल और फेयरलेस की तरफ आ जाएंगे। क्या चीज़ होती है, कौन सी वजह होती है जिसमें जो है वो डिप्रेशन जो है वो हाई हो जाता है, एनजाइटी क्रिएट हो जाती है? कोई वजह बताएंगे आप लोग? बता सकते हैं कोई कि डिप्रेशन कैसे जो है वो क्रिएट होता है? डिप्रेशन किन किन वजह से आता है? अगर आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में गुजार रहे हैं तो आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन होता है किसी को? ओवर थिंकिंग से भी आती है। क्या कह रहे हो? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, लेकिन वो ओवर थिंकिंग क्यों होती है बेटा? नेहा की क्यों होती है किसी ओवर थिंकिंग? चीज को अपने माइंड पर हावी करना। जैसे लेट सपोज अगर मैंने अभी आप लोगों को कह दिया कि जी अभी मैं 5 मिनट में क्विज ले रही हूँ, अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया आपसे कि मैं भी 5 मिनट में क्विज ले रही हूँ, तो आप लोगों की क्या फीलनेस आएगी? सलार जैसा बंदा टेंशन में आ जाएंगे। करेगा, फेयरलेस हो जाएगा, वो कहेगा हाँ कर लो। नेहा होगी वो भी चेयरलेस हो जाएगी, चेयरफुल हो जाएगी। और कौन कौन टेंशन लेने वाला बंदा है? पिक ले लिए किसी ने? क्योंकि 5 मिनट रह गए अभी बंद होने में। यस मैम, मैंने भेज दी सालार को। अच्छा अच्छा, सही है। अभी 14 हो गया, अभी फिर से लूंगी। ठीक है जी, तो ये हार्म अवॉइडेंस में ये है कि अब ये देखो नेहा अपना ये अवेश हैं, नेहा हैं, नवीद हैं या सलार हैं, तो अब इन सब का अलग अलग इस चीज़ को लेने का नज़रिया अलग होगा। अब अगर नेहा ने या सलार ने इस चीज़ को फोकस किया हुआ और मैं ये कहती हूँ कि जो मैंने अभी अभी पढ़ाया मैं उसी का क्विज ले रही हूँ, तो अब आपने फोकस किया हुआ होगा तो आप चेयरफुल होंगे, फेयरलेस होंगे, आपको डर नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ जी हम दे सकते हैं, अपने ऑन पर जो है वो क्विज जो है कर सकते हैं। फेयर किसको होगा, खौफ किसको आएगा? जिसने जो है वो कॉन्शियस के साथ नहीं पढ़ा, फोकस के साथ नहीं पढ़ा, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन की वजह से जो उसको थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा ना तो वो भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक ये नहीं है कि डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है अभी बाहर जाने के लिए
जो है ना, जैसे पहले जब मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी जो है वो डरपोक सी थी, तो मैं जो है बाहर जाने से भी डरती थी, लोगों से इंटरेक्ट करने से भी डरती थी, तो मुझे उसका भी डिप्रेशन और एंजाइटी होती थी। उससे एंजाइटी से क्या होता है कि आपका फिजिकल जो है ना, फिजिक्स जो है ना वो आपकी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपका मतलब भूख नहीं लग रही, आपका स्टमक वीक हो जाता है, आपकी चीज़ें, आपके मसल्स वीक होने लग जाते हैं। तो आपका ये सारी चीज़ें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक डिप्रेशन से सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ आप दिमाग के ऊपर बोझ लेकर आ रहे हैं, उस दिमाग से ही तो सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमने न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ी थी, तो उस दिमाग से सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो हमें वो करनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे आप जो है वो डील कर रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये और जैसे हमने उसमें अभी जो न्यूरोसाइकोलॉजी की हमने वो पढ़ी थी, तो उसमें हमें खाने का भी बताया गया था कि अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारा लिबिडो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, यूरोफाइन जो है वो अच्छा हो जाएगा अगर हम बीन्स खा लेते हैं, ठीक है। न्यूरोफाइन जो है वो बेहतर हो जाएगा, और स्पेरोनोमिन जो था वो अगर हम मीट वगैरह खाते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको जो है वो डील कर रहे हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। अब ये ज़रा नॉवेल्टी सीकिंग, इसको ज़रा इस लाइन को ज़रा पढ़ें और मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ बता रही है। और इसके अलावा ये हार्म अवॉइडेंस में और कोई एग्जांपल्स ज़रा कोड करें। मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, ज़रा सोचें और फिर मुझे बताएं। हाँ जी, कुछ बताएं। हार्म अवॉइडेंस में और क्या क्या मिसाल हो सकती है? नेहा। नेहा, सलार, अवेज, कोई भी बता सकता है इसके ऊपर? सो गए हो क्या सारे? नो मैम। हाँ तो बताओ। मैम ये अगेन रिपीट करना। बेटा मैंने ये कहा है कि ये एंजाइटी, हार्म अवॉइडेंस, ये लफ्ज़ है ना, यानी कि बुरी चीज़ों से या बुरे सोच से हमें अवॉइड करना है ना। तो अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है? अगर डिप्रेशन हाई हो जाता है तो हमारी जो खुशी है या हमारा जो खौफ है वो कम हो जाता है। तो वो कौन सी यस मैम। वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा डिप्रेशन हाई होता है, और वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम चेयरफुल हो जाते हैं और फेयरलेस हो जाते हैं, यानी कि खौफ कम हो जाता है हमारा? कोई ऐसा केस जो आपके सामने आया हो और उसी उसी में जो है वो चेयरफुल भी हो गए हों और फेयरलेस भी हो गए हों? मैम जब कुछ बचता नहीं है पीछे तब। जैसे जैसे मैम मिसाल के तौर पे अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें इस कदर लॉस होता है कि दिवालिया निकल जाता है, सही। तो काफी सारे लोग इस तरह होते हैं जिन्होंने कर्जे लिए हुए होते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लॉस होता है।